हमारे कुछ आवश्यक कर्तव्य। हम कोई काम उसी हालत में अच्छी तरह कर सकते हैं जब हम में उसको करने की योग्यता हो। इस योग्यता में शारीरिक योग्यता का बड़ा महत्व है, या यूँ कह सकते हैं कि और योग्यता होते हुए भी यदि हमारा शरीर ठीक नहीं, हमारा स्वास्थ्य खराब है, हम बीमार पड़े हैं, तो हम उस काम को से ना कर सकेंगे, उसमें हमारा मन ही ना लगेगा। इसलिए हर एक आदमी का पहला कर्तव्य है कि वह अपना स्वास्थ्य बनाए रखे। बीमार पड़ने पर जो अपने विविध कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकता, वह दुखी रहता है। यही नहीं, उसके भाई बंधु आदि भी बड़ी चिंता में रहते हैं। उनका बहुत सा समय उसकी सेवा शुश्रूषा करने में लग जाता है, इसलिए वे भी अपना काम अच्छी तरह पूरा नहीं कर पाते। जिस परिवार में कोई आदमी रोगी होता है, उसकी आमदनी कम हो जाती है और दवा दारू आदि का खर्च बढ़ जाता है। इससे सभी को असुविधा होती है। इससे यह स्पष्ट है कि स्वस्थ रहने का प्रयत्न करना कितना आवश्यक है। स्वास्थ्य रेखा के नियम बहुत जटिल या पेचीदा नहीं है। आदमी को शुद्ध, ताज़ा और सादा भोजन करना चाहिए, साफ हवादार स्थान में रहना चाहिए, कुछ व्यायाम और जितना ज़रूरी हो विश्राम करते रहना चाहिए और मन में अच्छे सात्विक विचार रखने चाहिए। कुछ आदमी निर्धनता के कारण और कुछ आलस्य या शौकीनी आदि के कारण इन बातों की ओर यथेष्ट ध्यान नहीं देते। इसका परिणाम यह होता है कि वे बीमार पड़ जाते हैं, उनका सुख नष्ट हो जाता है। तब उन्हें स्वास्थ्य का मूल ज्ञात होता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि हम कोई बात ऐसी ना करें जिससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ने की आशंका हो। स्वास्थ्य रक्षा के साथ ही शिक्षा पाने की कोशिश करनी चाहिए। लिखना पढ़ना सीख लेने पर हम अपने विचार लिख कर रख सकते हैं। हमारे लेखों को पढ़कर दूर दूर रहने वाले आदमी हमारे विचार जान सकते हैं और हम उनके विचारों से परिचित हो सकते हैं। इस तरह दूर दूर के आदमियों से हमारा संबंध हो जाता है। यही नहीं, हम उन महापुरुषों के विचार और अनुभव भी जान सकते हैं जो पुराने ज़माने में हुए थे। उनके लेखों या पुस्तकों से हम लाभ उठा सकते हैं और अपनी उन्नति कर सकते हैं। शिक्षित आदमी अपने कर्तव्यों का अच्छी तरह पालन कर सकते हैं और अपनी जीवन यात्रा शांति और सुखपूर्वक तय कर सकते हैं। नागरिकों को चाहिए कि अपनी संतान तथा भतीजे भांजे आदि को भी शिक्षा दिलावें। हाँ, यह याद रखना आवश्यक है कि शिक्षा का अर्थ केवल पढ़ना लिखना सीखना ही नहीं होता। शिक्षा का अर्थ है हमारी शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक शक्तियों का विकास। अतः हमें शिक्षा का व्यापक स्वरूप ग्रहण करना चाहिए। सब विषय की विशेष बातें लिखने का यहाँ प्रसंग नहीं है, तुम स्वयं जान लोगे। अन्य कर्तव्यों में पहले स्वावलंबन की ओर तुम्हें ध्यान देना आवश्यक है। तुम्हें समाज द्वारा पैदा या तैयार किए हुए भोजन, वस्त्र आदि की आवश्यकता होती है। इन वस्तुओं को बिना मेहनत किए मुफ्त में प्राप्त करना किसी को शोभा नहीं देता। यह तो एक प्रकार की चोरी है। भिक्षा, छल, कपट या चोरी करने का तो विचार भी मन में ना लाना चाहिए। दान दक्षिणा या सहायता के रूप में दूसरों से धन या अन्य पदार्थ लेना केवल उन्हीं लोगों के लिए ठीक है जो अपाहिज या लूले लंगड़े आदि हों, अथवा जो सब समय समाज हित की बातें सोचने या करने में लगाते हैं। समाज सेवा के बिना दूसरों के द्वारा प्राप्त पदार्थों का उपयोग करना सर्वथा अनुचित है। हमें स्वावलंबी बनना चाहिए। किसी आदमी का अपने बाप दादा आदि की कमाई खर्च करते हुए भी निखट्टू पड़े रहना ठीक नहीं। अपने निर्वाह के लिए हमें स्वयं उद्योग और पुरुषार्थ करना चाहिए। जिस प्रकार हमें अपने जीवन निर्वाह के लिए स्वावलंबी बनना चाहिए, उसी प्रकार अपने परिवार तथा आश्रितों के लिए भी हमें समुचित परिश्रम और उद्योग करना चाहिए। यही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को इतनी योग्यता प्राप्त करनी चाहिए कि उसके कमाए हुए धन से उसका
और उसके परिवार आदि का निर्वाह होने के बाद भी कुछ बचत अवश्य रहे, जो संकट या बीमारी अथवा बेकारी आदि के समय काम आवे, और साथ ही साथ बड़े परिवार यानी देश के सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी वह सहायक हो। यह तभी हो सकता है जब हम सोच समझकर खर्च करने वाले हों, मितव्ययी हों, अंधाधुंध पैसा उड़ाने वाले न हों। कारण यदि खर्च पर नियंत्रण न रहे तो चाहे जितनी आमदनी हो सभी खर्च हो सकती है। प्रायः देखने में आता है कि जिन लोगों की अच्छी खासी और निश्चित आमदनी है वे क्षणिक आनंद की वस्तुओं में पैसा खर्च कर देते हैं। पीछे अत्यंत आवश्यक है और उपयोगी पदार्थों के लिए भी उनके पास धन की कमी हो जाती है और वे कर्जदार बन जाते हैं। बड़ी बड़ी तनख्वाह पाने वाले कितने बाबू लोगों का यह हाल होता है कि तनख्वाह मिलते ही उसका अधिकांश भाग पिछले महीने के बिल चुकाने में झटपट खर्च हो जाता है। 15-16 तारीख से उनकी जेब खाली दिखाई देती है। किसी प्रकार जैसे जैसे 24-25 तारीख तक काम चलता है, फिर तो एक एक दिन अगले महीने की तनख्वाह की इंतज़ारी में बीतता है। यह सब इनकी अनसमझ और उधार सौदा लेने की आदत का फल है। ये लोग चाहें तो आसानी से अपना खर्च चला सकते हैं और अपनी बीमारी या बेकारी आदि के संकट के अवसर के लिए कुछ पैसे जमा भी कर सकते हैं। हर आदमी को ऐसा नियम बनाना चाहिए कि कोई चीज़ खरीदने से पहले अपनी आर्थिक स्थिति और उस बीज की ज़रूरत का शांति और गंभीरता से विचार करें। जहाँ तक हो सके कोई चीज़ उधार न खरीदी जाए, चाहे वह कुछ सस्ती ही क्यों न मिलती हो। हमारा धन सिर्फ हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, उस पर समाज का भी खासा अधिकार है। हमारे धन से हमारे परिवार का भरण पोषण होना चाहिए। यह बात तो आदमी फिर भी आसानी से समझ सकते हैं, परंतु हमारे धन पर समाज का भी अधिकार है। यह कैसे? मैंने परिश्रम किया और उस परिश्रम के बदले किसी आदमी या संस्था या सरकार से मुझे कुछ धन मिल गया। अब इस धन से किसी दूसरे का क्या संबंध? मैं इसे जिस तरह चाहूँ खर्च करूँ, इसमें कोई रोक टोक क्यों? किसी भी कार्य के उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाएगा कि मुझ में धन पैदा करने की जो शक्ति या योग्यता आदि है वह उसी दशा में है जबकि मुझे समाज के अनेक आदमियों का सहयोग प्राप्त हुआ है। यदि दूसरे लोगों की सहायता न मिले तो कोई भी आदमी अकेला कुछ धन पैदा नहीं कर सकता। धन पैदा करने के बाद उसकी रक्षा या वृद्धि भी समाज के सहयोग बिना नहीं हो सकती। इसलिए धन को खर्च करने में इस बात का अवश्य विचार रहना चाहिए कि उससे समाज का हित भी हो। जिस समाज ने हमें धन पैदा करने योग्य बनाया है, उसकी अपेक्षा करना निंद्य ही नहीं हानिकारक भी है। इसलिए हर आदमी को चाहिए कि अपने धन का अधिकारी सिर्फ अपने आप को न माने, उसमें समाज का भी हिस्सा समझे और इसी दृष्टि से उसे खर्च करे। ऊपर कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को शक्ति और योग्यता उससे बहुत कुछ समाज से प्राप्त हुई है। इससे हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमें अपनी शक्ति आदि का उपयोग समाज की उन्नति के लिए करना चाहिए। हम समाज के मौजूदा आदमियों के तो बहुत ऋणी हैं ही। यदि विचार किया जाए तो हम अपने पुरखों या पूर्वजों के भी ऋणी हैं। हमें इस समय किसी विषय का जितना ज्ञान प्राप्त है वह इस बात पर निर्भर है कि हमारे पूर्वजों ने अपनी सामर्थ्य में उस दिशा में कितना कार्य किया। प्रत्येक समय में आदमी पिछली पीढ़ी के अनुभवों से लाभ उठाकर काम करते हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए अपने अनुभव विरासत में छोड़ जाते हैं। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी कोशिश होती रहने से भौतिक या वैज्ञानिक उन्नति होती है। यही बात मानसिक जगत के संबंध में कही जा सकती है। एक पीढ़ी अपने विचार साहित्य के रूप में छोड़ती है, उसे मनन करके अगली पीढ़ी मनुष्य जाति के भावी विकास में मदद देती है। इससे स्पष्ट है कि यह
सीढ़ी अब तक की पिछली सीढ़ियों के प्रति बहुत ऋणी है। इस परंपरा को बनाए रखने के लिए हमें भी समाज की उन्नति में भरसक सहयोग करना चाहिए। बस हमारा धन ही नहीं, हमारी शक्ति और योग्यता, यहाँ तक कि हमारा जीवन भी मानव समाज के हित के लिए है। हमें तुच्छ खुदगर्जी की ज़िंदगी न बितानी चाहिए, अथवा यह कहना ठीक होगा कि हमारा सच्चा स्वार्थ इस बात में है कि हम समाज के लिए जीवन व्यतीत करें। हम अपने शरीर को स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट बनावें, अपनी मानसिक तथा अन्य शक्ति को बढ़ावें, लेकिन यह याद रखें कि इनका उपयोग समाज की सेवा और हित के लिए ही हो और हमारे द्वारा किसी को कुछ कष्ट या असुविधा ना हो। हम दूसरों से भाई बंधु या पड़ोसी का सा व्यवहार करें, किसी को कुछ कष्ट न दें, उनके सुख को अपना सुख और उनके दुख को अपना दुख समझें। यदि यह बात भली भांति ध्यान में रख ली जाए और इसके अनुसार सब आदमी व्यवहार करें तो सामाजिक जीवन की बहुत सी असुविधाएं दूर हो जाएं। पर हम अपनी सुविधा, अपने सुख और अपने लाभ की ओर दृष्टि रखते हैं, दूसरों की हम चिंता नहीं करते। हम ऐसी चिंता की आवश्यकता ही नहीं समझते। मिसाल के तौर पर कितने ही विद्यार्थी जोर से पढ़ा करते हैं कि दूसरों का ध्यान बट जाता है, उनके अध्ययन में बाधा होती है, पर वे इसका विचार नहीं करते। रेल का टिकट खरीदते समय यदि खिड़की के पास पुलिस का सिपाही खड़ा न हो तो कितनी धक्का मुक्की होती है। हर एक आदमी चाहता है कि दूसरों को हटाकर मैं आगे बढ़ जाऊं। यहाँ तक कि हम बड़े, बालक या कमज़ोर आदमी का भी कुछ लिहाज नहीं करते। फिर जब आदमी रेल में सफ़र करता है तो बहुधा शिक्षित और सभ्य कहलाने वाला व्यक्ति पांव फैलाकर लेट जाता है और अपने सामान आदि से इतना स्थान घेर लेता है कि दूसरे मुसाफिरों को बैठने को भी जगह नहीं मिलती। वह देखता है कि उसके कितने ही भाई खड़े हैं और कष्ट पा रहे हैं, पर वह स्वयं अपनी इच्छा से उनके लिए जगह की व्यवस्था नहीं करता। हमारे यहाँ कोई त्योहार या विवाह शादी है तो हम यह कब सोचते हैं कि हमारी धूमधाम और गाजे बाजे से हमारे पड़ोसियों को कोई कष्ट तो नहीं होता। प्रायः रात को 12 और 1-2 बजे तक शोरगुल होता रहता है और बेचारे पड़ोसियों की नींद हराम हो जाती है। कभी कभी हमारे पड़ोस में कोई आदमी बीमार होता है, उसे वैसे ही नींद नहीं आती, फिर हमारे गाजे बाजे से उसको कितना कष्ट होगा, इसका सहज ही विचार किया जा सकता है। कुछ घरों में खास अवसरों पर रथ जगा होता है। औरतें रात भर जागती हैं और गीत गाती रहती हैं। चाहे ऐसी बात किसी रीत राम के नाम पर की जाए या धार्मिक कृत्य की आड़ में, नागरिकता की दृष्टि से और मानवता और विचार से सर्वथा निंदनीय और त्याज्य है। अखंड ज्योति, नवंबर 1953, पृष्ठ संख्या 16, 17, 18। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।